नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज बात करेंगे रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की, जो कुंडा से विधायक हैं और उनका अपना जनसत्ता दल है। राजा भैया ना तो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, ना ही उनके दल का किसी दूसरे दल के साथ कोई गठबंधन हुआ है और ना ही राजा भैया किसी उम्मीदवार को चुनाव लड़ा रहे हैं। उसके बाद भी राजा भैया बेहद चर्चा में हैं और चर्चा का आकलन आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जिस तरीके से नेशनल मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे ज़्यादा इंटरव्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। कभी वो चुनाव प्रचार करते हुए अपने इंटरव्यू दे रहे हैं, कभी गंगा के किनारे उनके इंटरव्यू आ रहे हैं, अलग अलग जो स्थान हैं वहाँ पे उनके इंटरव्यू आ रहे हैं। ठीक वैसी ही स्थिति उत्तर प्रदेश में राजा भैया की दिखी। अगर आप जो उत्तर प्रदेश के खबरों के चैनल हैं उनको देखेंगे आज के एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो आपको बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऐसे मिल जाएंगे जो राजा भैया के हैं। कभी वो अपनी बाग में टहलते हुए मगरमच्छ का जो तालाब था उसकी चर्चा कर रहे हैं, कहीं अपनी उन गाड़ियों की चर्चा कर रहे हैं जिनका नंबर 1 से शुरू होता है। तो बहरहाल जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू आपको दिख रहे हैं वैसे ही बहुत सारे इंटरव्यू आपको राजा भैया के भी दिख जाएंगे। आखिर इस चर्चा की वजह क्या है? राजा भैया की जो कहानी है दरअसल वो शुरू होती है जो राज्यसभा के चुनाव पिछले दिनों हुए और विधान परिषद के हुए वहाँ से। उसके पहले जो राजा भैया का राजनीतिक कैरियर था वो अपने एक हिसाब से चल रहा था, लेकिन अचानक चर्चा में आए राज्यसभा चुनाव के जरिए। राज्यसभा चुनाव में खास बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक अतिरिक्त उम्मीदवार उतार दिया और उसकी वजह से स्थिति ये बन गई कि जितने वोट भाजपा के पास थे उससे अधिक की ज़रूरत थी। समाजवादी पार्टी को भी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए ज़रूरत थी, लिहाजा सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उस समय नरेश उत्तम प्रदेश अध्यक्ष थे, वो राजा भैया से मिलने गए। राजा भैया के पास जब वो गए, लंच करते हुए उनकी एक फ़ोटो तुरंत शेयर हुई और एक मीडिया में ब्रेकिंग खबर बनी कि समाजवादी पार्टी राजा भैया से समर्थन मांगने गई है। उसके बाद तमाम तरीके के आकलन लगने लगे, क्योंकि राजा भैया का समाजवादी पार्टी के साथ भी वैसा ही रिश्ता है जैसा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है। दरअसल राजा भैया और उनका परिवार वैचारिक रूप से हिंदुत्व को मानता रहा है। उनके पिता उदय प्रताप सिंह विश्व हिंदू परिषद और संघ के सदस्यों में रहे हैं। उनके जो दादा बजरंग बहादुर थे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और राज्यपाल थे वो हिमाचल प्रदेश के। तो ये उनकी एक राजनीतिक और राष्ट्रवादी जो छवि थी वो है, और राजा भैया भी उसी नेतृत्व उसी विरासत को संभाले हुए आगे बढ़ रहे हैं। बाद में उनके रिश्ते किस तरीके से समाजवादी पार्टी से बने इस पे आगे चर्चा करेंगे। तो नरेश उत्तम जब आए और ये ब्रेकिंग बनी कि राजा भैया समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में भी एक तरीके का हड़कंप मचा और एक क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी राजा भैया से मिलने गए। और उसके बाद जो विधान परिषद का चुनाव था और राज्यसभा का चुनाव था, वहाँ राजा भैया ने खुद भी और उनके साथ कुछ और विधायक थे जिनमें राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, मनोज पांडे, तो ये तो समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। ये कहा गया कि इस जो मैनेजमेंट है इसमें राजा भैया की महत्वपूर्ण भूमिका है। उस लिहाज से माना जाने लगा कि जब लोकसभा चुनाव होंगे तो राजा भैया को एक अलग महत्व के साथ भारतीय जनता पार्टी अपने साथ किसी न किसी तरीके से समायोजित करेगी। लोकसभा के चुनाव जब शुरू हुए उसके बाद राजा भैया के साथ किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई और ये चुनाव आगे बढ़ने लगा। इसी बीच कि गुजरात से लेकर और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक पुरुषोत्तम नारूला जो गुजरात के नेता हैं, उनके राजपूतों को लेकर दिए गए बयान से पूरे राजपूत समुदाय में
भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक नाराजगी है और वो एक बड़ा आंदोलन बना। लेकिन पश्चिम तक वो आंदोलन रहा और पश्चिम के बाद जब चुनाव आगे बढ़े तो धीरे धीरे वो आंदोलन कहीं किनारे चला गया। लेकिन अब जब अवध और पूर्वांचल की तरफ चुनाव बढ़ा तो यहाँ पे बेसिकली 3 बड़े क्षत्रिय नेता कह सकते हैं आप, जिनमें ब्रजभूषण शरण सिंह, राजा भैया और धनंजय सिंह थे। तो इनके साथ एक तरीके का भारतीय जनता पार्टी को लगा कि उन्हें कुछ करना चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट के उनके बेटे करण भूषण को दिया गया। धनंजय सिंह के साथ उनकी पत्नी श्रीकला सिंह पहले बसपा से चुनाव लड़ रही थी, फिर उन्होंने बसपा से टिकट वापस हुआ और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए। कहा जा रहा था कि धनंजय सिंह के भारतीय जनता पार्टी में जाने के पीछे की भी बड़ी वजह राजा भैया है। हालांकि राजा भैया ने आगे अपनी बातचीत में इस बात से इनकार किया। इस बीच राजा भैया की मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के नेता गृह मंत्री अमित शाह से हुई। जो पूरी चुनावी कवायद है या कहिए कि जो चुनावी मैनेजमेंट है वो अमित शाह के इर्द गिर्द सिमटा हुआ है। लिहाजा ये माना गया कि अमित शाह की मुलाकात के बाद राजा भैया को कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। राजा भैया वहाँ से वापस आते हैं। एक करीबी लोकसभा सीट है कौशाम्बी, वहाँ से विनोद सोनकर प्रत्याशी हैं। विनोद सोनकर को लेके राजा भैया के बीच जो संबंध हैं वो उतने अच्छे नहीं थे। लिहाजा जब अमित शाह से मिल के राजा भैया वापस आए तो विनोद सोनकर उनसे मिलने गए, लेकिन जो बात पैचअप की थी वो बनी नहीं और उसके बाद राजा भैया ने तमाम तरीके से अपनी बात कहनी शुरू की और उसी में ये ढेर सारे इंटरव्यू आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ राजा भैया ने 2 प्रमुख बातें कही। एक तो उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज भाजपा से नाराज है, लिहाजा वो समाज के साथ है। मैसेज साफ हो गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। उन्होंने दूसरा मैसेज फिर दिया कि उन्होंने अपने जो समर्थक हैं उनके साथ बैठक की और फिर ये तय हुआ कि जो भी जिसको भी वोट देना चाहे वो दे सकता है। हालांकि ये एक बयान उनका राजनीतिक था, इस बयान के पीछे अलग मायने हैं और इसके बाद इस बयान के पीछे के जो मायने हैं वो शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी पढ़े और उसके बाद अपना दल सोनेलाल पटेल की जो अध्यक्ष हैं, केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल, उन्होंने एक भाषण में कहा कुंडा में ही कि राजा अब ईवीएम से पैदा होते हैं, किसी रानी की गोद से नहीं। दरअसल अपना दल विनोद सोनकर के साथ है और उनका प्रचार कर रहा है, वो उनका प्रत्याशी है। अपना दल भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी संगठन 2014 से है। अनुप्रिया पटेल लगातार मंत्री हैं और एनडीए का हिस्सा हैं। ऐसे में अनुप्रिया पटेल ने जो बयान दिया, जो निशाना साधा, वो राजा भैया पे था और इस निशाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी रणनीति थी। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगा होता कि राजा भैया उनके साथ हैं तो शायद अनुप्रिया पटेल इस तरीके का बयान नहीं देती। अनुप्रिया पटेल के बयान के जवाब में राजा भैया ने कहा कि वो जो ईवीएम है उससे राजा पैदा नहीं होते, उससे जनप्रतिनिधि पैदा होता है और अगर राजा पैदा होंगे तो ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये लोकतंत्र की अवधारणा के खिलाफ है। तो राजा भैया और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो टसन है उसकी वजह अपना दल है और विनोद सोनकर है। लेकिन इसको भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से अपने ऊपर ले लिया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए 2027 भी महत्वपूर्ण है, जब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव होंगे और लोकसभा चुनाव में भले ही राजा भैया और उनका जनसत्ता दल न लड़ रहा हो, लेकिन विधानसभा में वो चुनाव लड़ेंगे। राजा भैया लगातार 1993 से निर्दलीय विधायक हो रहे हैं और जब वो मंत्री बने उस समय कल्याण सरकार में पहली बार वो मंत्री बने थे। फिर उसके बाद रामप्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री बने और राजनाथ सिंह भी मुख्यमंत्री बने। इन तीनों के साथ राजा भैया उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा रहे, निर्दलीय विधायक होते हुए। हालांकि कल्याण सिंह ने उनको कभी कुंडा का गुंडा भी कहा था, लेकिन राजनीतिक समझौते में ये सारी चीज़ें चलती हैं और वही राजा भैया बाद में उनके मंत्रिमंडल का हिस्सा बने। राजा भैया की कहानी में ट्विस्ट तब आया
जब 2002 के विधानसभा चुनाव में राजनाथ सिंह चुनाव हार गए और भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने मायावती के साथ गठबंधन किया और सरकार बनाई। मायावती को ये लगा कि राजा भैया उनकी सरकार को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा के तहत राजा भैया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, उनको जेल भेजा और वो जेल में रहे तब तक जब तक कि मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। इस दौर में मुलायम सिंह यादव ने राजा भैया का बेहद साथ दिया, उनके संघर्ष में साथ दिया और इस सब के बीच की जो महत्वपूर्ण कड़ी थी वो अमर सिंह थे। मुलायम सिंह को लगा कि अमर सिंह के सहारे अगर राजा भैया की लड़ाई को लड़ते हैं तो जो ठाकुर बिरादरी है वो उनके साथ होगी। बाद में राजा भैया वापस आए जेल से, तब जब मुलायम सिंह की सरकार बन गई 2003 में, और फिर राजा भैया मुलायम मंत्रिमंडल का भी हिस्सा बने। उसके बाद 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो भी राजा भैया उस मंत्रिमंडल में हिस्सा बने। राजा भैया मुलायम सिंह यादव का बहुत सम्मान करते थे और समाजवादी पार्टी के साथ भी उनके एक रिश्ते हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने राजा भैया के खिलाफ बोलते हुए कहा था कि कुंडा में वो खुंडी लगा देंगे, लेकिन चुनाव बीते, समाजवादी पार्टी चुनाव हार गई और फिर संबंध दोबारा पटरी पर आए। तब नरेश उत्तम उनसे मिलने गए थे। अब राजा भैया की उहापोह की स्थिति ये है कि वो न खुल के समाजवादी पार्टी के साथ आ पा रहे हैं और न भारतीय जनता पार्टी के साथ। ऐसे में जो कहावत होती है कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, राजा भैया के सामने स्थिति वही है। हालांकि खुद 6 बार से विधायक हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने जनसत्ता दल का गठन किया उसका जो विस्तार होना चाहिए था वो नहीं कर पाए। राजा भैया की जो पूंछ है वो उनके अपने प्रभाव के जो क्षेत्र हैं उन तक सीमित है। अब देखना ये है कि अभी जो 6ठे चरण का मतदान है उसमें प्रतापगढ़ भी आता है, का क्या परिणाम भारतीय जनता पार्टी की समझ में आता है और किस तरीके से वो राजा भैया को लेती है, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा, खासतौर से तब जब मतगणना होगी और रिजल्ट सामने आएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 को लेकर चल रही है, हर एक सीट पे उसकी निगाह है और हर वो सीट जीतना चाहती है। ऐसे में हारी हुई सीटों के पास भी उसकी योजनाएं होंगी। आपको क्या लगता है, जरूर बताइएगा कि राजा भैया की जो राजनीति है वो किस तरीके के मोड़ पर है। शुक्रिया, धन्यवाद।